हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर की सीरीज के अंतर्गत आपके व्यक्तित्व टॉपिक पर्सनैलिटी से जो भी जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक एग्जाम्स पेपर्स के अंदर आए हुए हैं उन सबको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। व्यक्तित्व जो टॉपिक है, साइकोलॉजी में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसमें से प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं और व्यक्तित्व टॉपिक का जो है उसका बाकी सभी टॉपिकों के अंदर बहुत ही सारा महत्व होता है, क्योंकि व्यक्तित्व टॉपिक अगर अपना कंप्लीट नहीं है तो आप व्यक्तिगत भिन्नताएं जितने भी परीक्षण हैं, अधिगम है, वो टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए व्यक्तित्व टॉपिक को कंप्लीट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके रीट में देखने को 100% मिलेगा। तो बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज के अंतर्गत। आज का पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सह क्षमताओं का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो आपके क्षमता और सह क्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या फिर समूह भिन्नताओं का या व्यक्तिगत क्षमताओं का या व्यक्तिगत सम क्षमताओं का। तो यह किसका अध्ययन करता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अंतर्निहित क्षमता और क्षमताओं का जो अध्ययन करता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व को आप इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ये जो है व्यक्तित्व जो है आपके लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है, वो शब्द है पर्सोना। कौन सा शब्द है? पर्सोना। और इस पर्सोना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपके मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। ठीक है, पर्सोना शब्द का अर्थ मुखौटा होता है, या फिर इसको आप नकाब भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्सोना शब्द से मिलकर ही आपके पर्सनैलिटी शब्द बना और व्यक्तित्व शब्द बना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन से होते हैं? सामाजिक एवं आर्थिक, संयोगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशानुगत एवं वातावरणीय और वंशानुगत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारक होता है वो वंशानुगत और वातावरण, ये दोनों कारक सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक और बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। तो कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो व्यक्तिगत भिन्नता को जो निर्धारित करते हैं वो दो कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है जैविक कारक और दूसरा होता है आपके सामाजिक कारक। कौन सा होता है? सामाजिक कारक। बताता हूँ आपको। पहला आपके जैविक कारक होता है। जैविक कारक के अंतर्गत आपके आता है कि शारीरिक संरचना आती है, शारीरिक स्वास्थ्य आता है। ठीक है, शारीरिक संरचना, शारीरिक स्वास्थ्य और आपकी सभी ग्रंथियाँ और स्नायु मंडल। ग्रंथियाँ और
स्नायु मंडल, ये सभी आपके जैविक कारकों के अंदर आते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सामाजिक कारक। कौन सा होता है? सामाजिक कारक होता है। सामाजिक कारक के अंदर आपके व्यक्ति के जो आसपास का वातावरण और समाज होता है वो सभी कारक सामाजिक के अंतर्गत आता है। वातावरणीय कारक, वातावरण कारक और समाज के जितने भी तत्व है वो सभी आपके सामाजिक घटक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता को कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। तो जैविक कारक नहीं है, तो यहाँ पे अभिभावक और बालक संबंध ये आपके सामाजिक कारक के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा परिपक्वता और निर्देशन। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो कारण होते हैं, वंशानुक्रम इसका कारण होता है, वातावरण भी होता है, परिपक्वता भी होती है, लेकिन निर्देशन इसका कोई कारण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 निर्देशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? बता दिया मैंने शुरुआती क्वेश्चंस के अंदर कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। किससे हुई है? पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ होता है आपके मुखौटा या फिर नकाब होता है। तो इसके अंदर आंसर ऑप्शन नंबर 1 पर्सोना हो जाएगा, जिसका अर्थ मुखौटा या नकाब होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है? कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो व्यवहार ही उसका क्या कहलाता है? वो व्यवहार ही उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है, उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व के उपलक्ष्य में यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? आइजेंक, केटल, आलपोर्ट या फिर वॉटसन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके आरबी केटल हो जाएगा। ठीक है, केटल की ये परिभाषा थी कि व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, तो वही आपके व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व का 16 व्यक्ति कारक सिद्धांत 16 पीएफ सारणी जो बताई थी, 16 पीएफ सारणी किसने बताई थी? 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया था? केटल, आलपोर्ट, एडलर और फ्राइड। तो 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत भी आपके केटल ने दिया था। किसने दिया था? केटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन प्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? गलत होगा। अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है उसको। ठीक है, तो कौन सा परीक्षण गलत होगा? शाही धब्बा परीक्षण, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो 16 व्यक्तित्व घटक जो है ये आपके व्यक्तित्व से आता है, न कि अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं से आता है। तो यहाँ जो गलत होगा वो आपके 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक कारक कौन सा है? आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जैविक निर्धारक तत्व जितने भी होते हैं वो सब आनुवांशिक होते हैं। कैसे होते हैं वो? आनुवांशिक होते हैं।
ठीक है, तो जैविक निर्धारक आनुवांशिक प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था? प्रथम वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने किया था? मन ने, शेल्डन ने, केटल ने या फिर हिप्पोक्रेटस ने? तो सबसे जो पहला वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया था वो आपके शारीरिक द्रव्य के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? शारीरिक द्रव्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था और वो किया हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने इसके 4 प्रकार बताए थे, कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त। ये शारीरिक द्रव्य के आधार पर बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त। ये हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण था और सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युंग ने व्यक्तित्व विभिन्नता के कितने मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे? युंग ने मनोवैज्ञानिक प्रकार कितने बताए थे? तो युंग ने जो मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे 2 बताए थे। ठीक है, युंग ने 2 मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे। बाद में उसने एक तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रकार भी जोड़ दिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि युंग ने कितने प्रकार बताए तो आपको ऑप्शन 2 ही करना है, क्योंकि तीसरे का कोई इतना महत्व नहीं है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से थे बता देता हूँ। पहला प्रकार जो था वो था आपके अंतर्मुखी। क्या था? अंतर्मुखी। और दूसरा था बहिर्मुखी। ठीक है, दूसरा था बहिर्मुखी। ये 2 प्रकार बताए थे। और तीसरा प्रकार बाद में जो उन्होंने जोड़ा था वो जोड़ा था उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी जोड़ा था। ठीक है, ये युंग का प्रकार है। और ये दोनों प्रकार आइजेंक ने भी बताए थे। ठीक है, याद रखना, इनके साथ साथ आइजेंक ने भी ये दोनों प्रकार बताए थे। तो इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो जैसे पहला था कि अंतर्मुखी। क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको इंग्लिश में आपके बोला जाएगा इंट्रोवर्ट्स। इनका जो स्वभाव होता है वो हमेशा सरल होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तियों का स्वभाव सरल होता है। और ये जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। और इनके अंदर जो है सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? अंतर्मुखी व्यक्तियों के अंदर। ये हमेशा चिंता से भरे हुए रहते हैं। ठीक है, चिंता से भरे हुए रहते हैं। और इनके अंदर हंसी मजाक का गुण सबसे कम पाया जाता है। हंसी मजाक यानी मनोविनोदी ये नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है। और ये जो हमेशा हैं आदर्शवादी होते हैं। कैसे होते हैं? आदर्शवादी होते हैं। कौन होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ठीक है, और इनकी जो एक और है, ये समायोजन इनका सबसे कमजोर होता है। समायोजन कमजोर होता है अंतर्मुखी व्यक्तियों का। ये अंतर्मुखी व्यक्तियों की मुख्य विशेषताएं थी। ऐसे ही अगर बहिर्मुखी की बताऊं तो इसका अपोजिट, अंतर्मुखी का अपोजिट हमेशा बहिर्मुखी होगा। ठीक है, अंतर्मुखी वालों का स्वभाव सरल था तो बहुमुखी वालों का जो स्वभाव होगा वो वस्तुपरक दृष्टिकोण हो जाएगा। और वो हमेशा अंतर्मुखी आत्म केंद्रित होते हैं तो बहिर्मुखी क्या है? लोक केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? बहुमुखी जो होते हैं लोक केंद्रित होते हैं। ठीक है, और अंतर्मुखी में मनोविनोद का अभाव होता था, लेकिन बहिर्मुखी जो है मनोविनोदी होते हैं। मनोविनोदी होते हैं यानी हंसी मजाक भरपूर करते हैं। उसके अलावा इनका जो अंतर्मुखी थे उनका लेखन जो है उत्तम होता था, लेकिन इसका जो है बहिर्मुखी व्यक्तियों का जो है भाषण उत्तम होता है। ठीक है, ये भाषिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और समायोजन सबसे करने के अंदर ये उत्तम होते हैं।
बहिर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। और बहिर्मुखी व्यक्तियों के मित्र ज़्यादा होते हैं, मित्र ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर अंतर्मुखी वालों के अंदर दोस्तों का अभाव होता है। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रकार थे युंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में किसको सबसे महत्वपूर्ण माना है? फ्रांसीसी गाल्टन ने किस व्यक्तित्व निर्माण के अंदर सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा कारक माना है? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने वंशानुक्रम पर सबसे ज्यादा बल दिया था, वंशानुक्रम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, अभी बताई थी मैंने विशेषताएं। एकांत में विश्वास रखता है वो होता है अंतर्मुखी। क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है, तो व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या होता है? पर्यावरण के साथ हो सकता है, जीवन के साथ भी होता है, और प्रकृति के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ आपके राइट आंसर निकल के आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स के क्वेश्चन है सभी। अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है, वापस अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता पूछ रहा है। तो इसका मुख अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ये नहीं हो सकता है। मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ये भी नहीं है। इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते। नेतृत्व के जो गुण हैं बहिर्मुखी व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अधिक तो बहिर्मुखी में पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ सामाजिकता के गुणों का कुछ अभाव होता है, गुण कम पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी थी? ये थी आपके फ्राइड ने। किसने दी थी? फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन देखो, अभी फ्राइड की मनोविश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे, आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के मन का अर्धचेतन भाग कितना होता है? अर्धचेतन भाग एक तो होता है चेतन भाग। चेतन भाग तो आपके होता है 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 भाग होता है चेतन, और अर्धचेतन होता है 9/10 भाग। कितना हो जाएगा? 9/10। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दमित इच्छाओं का भंडार, दमित इच्छाओं का भंडार कहा जाता है? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दमित इच्छाओं का जो भंडार है वो आपके अचेतन मन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अचेतन मन को कहा जाता है, क्योंकि जिसका भाग है 9/10 भाग जो है वो आपका दमित इच्छाओं का भंडार होता है। वास्तविक इच्छाएं जो होती है वो हमेशा चेतन मन के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, अभी क्लास के आखिरी में और भी मैं बताऊंगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? तो फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई? 1, 2, 3 या फिर 5? तो फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती है 2। कौन कौन सी होती है ये 2 मूल प्रवृत्तियां? एक तो होती हैं इरोस। कौन सी होती है? इरोस। और एक होती है थेनाटोस। कौन सी होती हैं? थेनाटोस। ये 2 मूल प्रवृत्तियां फ्राइड ने बताई थी। इरोस तो होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। क्या होती है? जीवन मूल प्रवृत्ति। और थेनाटोस होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ये इरोस होती हैं जो रचनात्मक कार्यों से संबंधित होती है। इरोस जो हैं आपके रचनात्मक कार्यों से संबंधित होती है, और थेनाटोस जो है ये विध्वंसात्मक कार्यों से संबंधित होती है, विध्वंसनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 2 हो जाएगी, थेनाटोस और इरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्या कह रहा है, फ्राइड ने चिंता के कितने प्रकार बताए हैं? फ्राइड ने चिंता के कितने प्रकार बताए हैं?
3, 4, 5 या फिर 7। तो फ्राइड ने जो चिंताओं के प्रकार बताए थे वो 3 बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3, जिसके अंदर आपके पहला तो होता है कि वास्तविक चिंता। कौन सी होती है? वास्तविक चिंता या फिर दुश्चिंता। दूसरी होती है नैतिक। कौन सी होती है? नैतिक दुश्चिंता। और तीसरी होती है आपके जो है स्नायु विकृत चिंता। कौन सी होती है? स्नायु विकृत चिंता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि का प्रयोग किसको पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये अंधे व्यक्ति को, जो अंधता से ग्रसित होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व है अंतर्मुखी, संवेगीय, स्थिर, बहिर्मुखी और मनस्तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा वांछित व्यक्तित्व का संवेगीय स्थिर। क्या हो जाएगा? संवेग इनके स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है मनोविश्लेषण के अंदर? फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था उसके अंदर सबसे ज्यादा बल किस पे दिया जा रहा था? सचेतना, अर्धचेतना, अचेतन और बहुचेतन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, बहुचेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अब बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या पहचान है? केवल अपने में समाये रहने वाला नहीं, ये तो अंतर्मुखी का होता है। केवल विनम्र स्वभाव वाला, जो शीघ्र ही परेशान होता है, नहीं। बहिर्मुखी व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता है जल्दी से, ये भी आपके अंतर्मुखी की है। व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, ये भी अंतर्मुखी की है, ये भी नहीं होगा। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान होने वाला नहीं हो, बिल्कुल, ये इसकी विशेषता हो जाएगी बहिर्मुखी की। राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया था? शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? शील गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? शील गुणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। क्या बता दिया मैंने 26 में? एक मिनट देखते हैं वापस, गलती हो सकती है। 26, अच्छा, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व शारीरिक रचना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, शारीरिक रचना इसका राइट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, करेक्शन कर लेना सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता। क्या उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? इनका मुख उभरा होता है? नहीं। इनका मुख ऊपर उठा होता है? नहीं। इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है? बिल्कुल। उभयमुखी जो तीसरा कारक बताया था उसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति है वो किसका प्रकार है? शरीर रचना प्रकार है, या मनोवैज्ञानिक प्रकार है, या सामाजिक प्रकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो प्रकार है वो युंग ने बताया था, और युंग ने जो है मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे। कौन से बताए थे? मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? व्यक्तित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किसने नहीं किया है? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड, आलपोर्ट और केटल। तो B.F. स्किनर ने तो अधिगम के सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? अधिगम के सिद्धांत। तो यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों ने व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए थे। ठीक है, B.F. स्किनर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? स्प्रेंगर ने, तो स्प्रेंगर ने जो बताए थे वो जीवन मूल्यों के आधार पर प्रकार बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज व्यक्तित्व टॉपिक के इतने ही क्वेश्चंस थे।
कल वापस व्यक्तित्व टॉपिक के कुछ जो चीज़ें रह रही हैं वो सब मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए ये काफ़ी हैं। इन सब का वापस एक बार रिवीजन ज़रूर करें ताकि आप जीवन में कभी भी आपसे इन प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को अधिक से अधिक समय दें। ठीक है दोस्तों, और अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और अब सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।